नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं आपके सामने। मैं पूजा सचदेवा। वैश्विक महामारी का प्रकोप 1 साल के बाद भी वश में नहीं है। सरकार ने तमाम कोशिशें की और कोशिशें तो अभी भी लगातार जारी ही हैं, लेकिन आंकड़ा आसमान की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। कयास है कि जल्दी वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन खतरा कब टलेगा, ये सवाल तो अभी भी सवाल ही है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाया, लेकिन फिर धीरे धीरे अनलॉक करके स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई। इसी बीच कई राज्यों में स्कूल खोलने की भी कवायद चल रही है। हरियाणा में 2 नवंबर से ही 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को नियमित तौर पर खोल दिया गया। तो कोरोना की अब जो है वो स्कूल भी चल पड़ा है। दरअसल रेवाड़ी में 13 सरकारी स्कूलों में 103 छात्र कोरोना की चपेट में आ गए। अन्य जिलों में भी संक्रमण ने स्कूली रूप में धारण कर लिया है। तो एक और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण 20 नवंबर से अब शुरू होगा। इसकी जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन परीक्षण में खुद पर टीका लगवाने के लिए पहले वॉलंटियर के तौर पर पेशकश की है। बता दें कि देश भर के 20 रिसर्च सेंटर्स में 25,800 वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। 20 सेंटर्स में से एक PGIMS रोहतक भी अपने वॉलंटियर्स को ये डोज देने के लिए तैयार है। कोवैक्सीन रिसर्च के को इन्वेस्टिगेट डॉक्टर रमेश वर्मा ने बताया कि तीसरा फेज शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है और इस फेज में स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस के अलावा कंट्रोल्ड शुगर, बीपी, हार्ट, दमा के मरीज भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इधर छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूलों के खोलने को लेकर भी अब संशय गहरा गया है। तो सबसे पहले आपको हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरीके के आंकड़े हरियाणा में आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट जो बेहद महत्वपूर्ण है वो आप देख लीजिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हरियाणा में 149 स्कूली बच्चे और 12 अध्यापक कोरोना संक्रमित होना बेहद चिंता का विषय है। क्या सीएम और शिक्षा मंत्री ने इसका संज्ञान लिया? क्या सरकार स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर वितरण व सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना कर रही है? सीएम बताएं कि संक्रमण कैसे रुकेगा और नीति क्या है। तो ये रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट है जो हमने आपको दिखाया, सवाल करते हुए नजर आए हैं अपने ट्वीट के जरिए। और अब एक बार स्थिति ग्राफिक्स के जरिए आपको हरियाणा की दिखा देते हैं कि हरियाणा में कोरोना किस कदर कहर बरपा रहा है। अलग अलग शहरों के हालात भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले भारत के हालात देखिए। 89,12,000 से ज्यादा कोरोना के कुल केसेस भारत में। हरियाणा में 2 लाख को पार हो चुकी है कोरोना केसेस की संख्या। एक्टिव मरीज 19,000 से ज्यादा है। रिकवरी रेट हालांकि काफी ज्यादा बेहतर है, 89.62%। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 2,450 नए मामले आए हैं। अब देखिए अलग अलग शहरों के आंकड़े। गुरुग्राम में 40,535, फरीदाबाद में 33,637, हिसार में 13,541, सोनीपत में 11,617, अंबाला में 9,594। तो अलग अलग जिलों के क्या हालात हैं हरियाणा के वो हम आपको दिखा रहे हैं। रोहतक में 9,464 मरीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। रेवाड़ी में देखिए 9,229, करनाल में 8,950, पानीपत में 8,655, पंचकुला में 8,022 मामले कोरोना के आ चुके हैं। कुरुक्षेत्र की स्थिति भी समझ लीजिए, 7,000 से ज्यादा, सिरसा में 6,000 से ज्यादा, यमुनानगर में 5,000 से ज्यादा, भिवानी में 4,000 से ज्यादा और झज्जर में 4,000 से ज्यादा। यानी कि हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो कि कोरोना की चपेट में ना आया हो। हर जगह से मामले सामने आ रहे हैं। और दिल्ली के आंकड़े जो कि बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में मौत का आंकड़ा आप समझिए, 10 नवंबर को 83 लोग जान गंवा चुके हैं अपनी, 11 को 85 लोग, 12 नवंबर को 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 13 नवंबर को 91 लोग कोरोना वायरस का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा बैठे। 14 नवंबर को 96 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो देखिए दिल्ली में स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। जहां मामले लगातार तेजी से दिल्ली में बढ़ रहे हैं, वहीं मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है। 15 नवंबर को 95 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी, 16 को 99 और 17 नवंबर को भी 99 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान
गंवा चुके हैं। 24 घंटे में नए मामले सामने आए और ये ग्राफ लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे इस मामले पर हम चर्चा करेंगे। पूछते हैं कि क्या तैयारी सरकार की, हालात जो बिगड़ रहे हैं उसको लेकर के सरकार कितनी तैयार है। तो सबसे पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय हम करवा देते हैं। अनुराग धारीवाल शिक्षाविद हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद भारद्वाज जेजेपी के प्रवक्ता हैं। जगरूप ढोल प्रधान है पेरेंट्स एसोसिएशन कैथल के। डॉक्टर सतवीर चौधरी पूर्व हेल्थ डीजी हरियाणा। आप चारों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है इस आज के चर्चा में। और सबसे पहले मैं रुक करूंगी अरविंद भारद्वाज जी, आपका क्या तैयारी है सरकार की? इतने मामले बढ़ रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग जिले की स्थिति हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। खबर फास्ट की अपील भी है लोगों से और लगातार मुहिम भी चला रहा है कि लोग कोरोना वायरस से अब खुद का बचाव करें, लेकिन सरकार क्या कर रही है सर, मुझे ये बता दीजिए पहले। पूजा जी, सरकार इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है शुरू से ही। और अगर हम अपने आसपास के प्रदेशों की हाल देखें, जैसे अमूमन दिल्ली की हम बात करें, तो उसके मुकाबले हमारे हरियाणा की स्थिति अभी अच्छी है, संतोषजनक है। क्योंकि हमारी सरकार ये प्रयास, एक और तो जहां हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश में, ताकि लोग इसकी गंभीरता को समझें और सोशल डिस्टेंसिंग और का फॉलो करें और मास्क का यूज करें। उसी तहत दूसरी ओर भी अस्पतालों का इंतजाम किया जा रहा है। और जैसे कि हमारे अपने तकरीबन सभी बड़े शहरों में अब हमारी कोरोना टेस्ट की लैब बन चुकी हैं। और इसके अलावा भी प्राइवेट अस्पतालों की भी इसमें मदद ली जा रही है। जिस तरह से आज फरीदाबाद में ही आदेश जारी किया जिला उपायुक्त के माध्यम से कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें 50% बेड कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व रखे जाएं। इसी तरह की तैयारियां और भी जिलों में तमाम प्रदेश में चल रही हैं। हम हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के लोगों को हम इस बीमारी से बचा सकें, इसका कम से कम असर हमारे प्रदेश में हो, इसीलिए सरकार प्रयासरत है। सरकार प्रयास तो कर रही है अरविंद जी, लेकिन असर कितना हो रहा है? हालांकि रिकवरी रेट, अरविंद जी मानते हैं हम रिकवरी रेट बेहतर है, हम खुद दिखा रहे हैं दर्शकों को 89% से ज्यादा रिकवरी रेट हरियाणा में है। तो रिकवरी रेट बेहतर जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, खतरा लगातार मंडरा रहा है। दोबारा से आपके पास वापस लौटती हूँ। मैं भी ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल खतरा नहीं टला है। इसकी गंभीरता को जहां सरकार समझ रही है, वहां आम लोगों को ठीक है अरविंद जी, लौटती हूँ मैं आपके पास, लौट रही हूँ, लेकिन सबसे पहले अनिल विज की एक बाइट है, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं, काफी महत्वपूर्ण है कोरोना को लेकर ही। हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही है, जिसके पहले और दूसरे फेज़ के ट्रायल हो चुके हैं और जो कामयाब रहे हैं, अब तीसरे फेज़ का ट्रायल उसका ICMR की कोलैबोरेशन के साथ होने जा रहा है। देश भर में 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। हरियाणा में भी 600 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। मैंने अपने आप को एक वॉलंटियर के नाते इसका जो ट्रायल में इंजेक्शन लगवाने का मैंने फैसला किया है। अब देखिए, प्रदेश के गृह मंत्री होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं अनिल विज, तो उनका क्या कहना है इसको लेकर के, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और एक आश्वासन प्रदेश की जनता को यहाँ पर मिलता है। लेकिन जगरूप ढुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप पेरेंट एसोसिएशन कैथल के प्रधान हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि लोग अब इस समय कितने ज्यादा डरे हुए हैं, कितने ज्यादा खौफ में हैं, खास तौर पर पेरेंट्स, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल खुले 2 नवंबर से, उसके बाद से ही कोरोना मामलों का सिलसिला शुरू हो गया। और रेवाड़ी के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आज ही 13 स्कूलों के 100 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जींद में भी कई मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स के मन में कितना डर? मैडम, पेरेंट्स तो मार्च से ही डरा हुआ है। पहले स्कूल वाले लूट रहे थे, अब ये बीमारी लूट रही है। इसके साथ साथ इन स्कूल वालों के साथ साथ ये सरकार भी मिलती है, ताकि इन स्कूलों वालों को एक लूट का एक खुला लाइसेंस दे पाए। अब आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फैसला लिया क्यों नहीं है। बच्चे एक देवता का एक भगवान का रूप होता है।
उस भगवान के रूप को इस बीमारी के ग्रास में फेंक दिया गया है। ये फैसला क्यों और इस जल्दबाजी में लिया गया? क्योंकि अभी तक वैक्सीन है नहीं और फिर भी ये फैसला लिया गया, ये सोचने का विषय है। ठीक है। अब आप ये देखें, जब आपके पास वैक्सीन ही नहीं, अब भारद्वाज जी कह रहे थे कि आप ये देखें कि हमारी रिकवरी रेट कितना है जी। आपकी रिकवरी रेट इसलिए है क्योंकि हरियाणा के लोग स्वस्थ खाना खाने में विश्वास करते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर ठीक है, बढ़िया है, इसलिए वो है। सरकार की इसमें क्या है वो बताने का कष्ट है, कितनी वो दवाइयां उनको दे दी। और जो ये बच्चे के कोरोना पेशेंट्स हो रहे हैं और बड़ी संख्या में हो रहे हैं, अभी तो ये सिर्फ 148 का आंकड़ा है। इन बच्चों के साथ और बच्चे भी संपर्क में आएंगे जी। और वो आंकड़ा कितना और बढ़ेगा। आप स्वयं देख ले पूजा जी कि वो जो बच्चा अकेला एक घर से नहीं आता, उस बच्चे के साथ अन्य छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है। अनुराग जी के पास चलूंगी मैं। जगरूप जी, लौटती हूँ आपके पास। अनुराग जी, आप शिक्षाविद हैं, आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझते भी हैं कि सरकार ने जिस तरीके से पहले स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया, उसके बाद 2 नवंबर से अब स्कूल खोले गए। लगातार यही बात कही जा रही थी कि जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं वो इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होती हैं, क्लासेस में बैठ करके जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है उसी से ही पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। तो आप क्या मानते हैं, अब जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के मामले भी बढ़ रहे हैं, स्कूलों तक कोरोना पहुंच गया है, लेकिन उस समय इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला ले लिया कि अब पढ़ाई पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ रही हैं। तो सरकार का ये फैसला गलत था या सही था? सरकार का फैसला जो स्टार्टिंग में था वो तो सिर्फ परामर्श के लिए, कि विद्यार्थी यदि चाहे तो परामर्श के लिए आ सकते हैं जी। कि किसी विद्यार्थी को हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक है जो उसको ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आ रहा, तो परामर्श के लिए विद्यार्थी आ सकता है। ये फैसला तो अच्छा था। देखिए अभी सर की एक जो कैथल से जो पेरेंट्स एसोसिएशन के साथी है, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि भाई जब विद्यार्थी घर से चलता है और विद्यालय तक पहुंचता है तो बहुत सारे बच्चों के या अभिभावकों के संपर्क में आता है। और ये एसओपी इसका जारी हुआ, उस समय सिचुएशन कुछ और थी। और शायद मेरे ख्याल में खबर आज तक के चैनल पे हमने एक बार चर्चा की थी कि गर्मियों तक में तो रिकवरी रेट कम था, पर अब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तो रिकवरी रेट भी उसका डाउन होगा, क्योंकि सर्दियों में बिना कहे भी काफी और बीमारियां आ जाती हैं। सर्दी है, खांसी है, न्यूमोनिया है। तो कोरोना का असली काम क्या है? इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। तो इम्यून सिस्टम जब पहले ही बच्चों का कमजोर हो जाएगा तो कोरोना का असर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसके बारे में कोई नई एसओपी अवश्य जारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से इस संकट से बचा जाए। ठीक है डॉक्टर सतवीर, लगातार सरकार तो कह रही है हम काम कर रहे हैं, रिकवरी रेट भी बेहतर है, लेकिन अभी जिस तरीके से जगरूप जी ने कहा कि अगर हरियाणा में रिकवरी रेट बेहतर है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अपना काम कर रही है, बल्कि हरियाणा के लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो पहले से इतना स्ट्रांग रहता है और उसी वजह से रिकवरी रेट बेहतर है। आप कितना ज्यादा अग्री करते हैं, सहमत हैं इस बात से? पहली बात तो ये है कि ये माननी पड़ेगी सच्चाई कि लोग उतने जागरूक, उतने केयरफुल नहीं हैं जितने 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले थे। ये सच्चाई है, इसको अरविंद भारद्वाज जी माने या ना माने, लेकिन सच्चाई है। अब आप बाजार में घूमने जाते हो तो आपको कहीं डर नहीं नजर आता। मैं डर और खौफ के हक में नहीं हूँ। हमने बीमारी से डरना नहीं है, सावधानी रखनी है। तो अगर आप एक बाजार में घूमने जाते हो, 50% से ज्यादा लोग मास्क लगाए नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। सिमिलरली जो डिस्टेंस रखना है, 2 फुट 3 फुट का डिस्टेंस नहीं रखते लोग, 6 फुट का तो कहाँ रखेंगे जी। तीसरी बात पढ़ाई की शुरू हुई। पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। जब आपने शादियां अलाउड कर दी हैं और मैरिज पैलेस अलाउ कर दिए हैं, ब्यूटी पार्लर अलाउ कर दिए हैं और सिनेमे खुलने लग गए हैं, बसों में पूरी सवारियां बैठ रही हैं, जब ये इतनी चीजें हो रही हैं तो बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मतलब क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, बच्चों को अच्छी तरह एजुकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद क्लास के 10 बच्चों को हाथ धो के आओ, उसके बाद दूसरे 10 बच्चों को आप हाथ धो करके आओ। बार बार बच्चे हाथ धोएं, ठीक है, या सैनिटाइज करें, वो एक ही बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं डॉक्टर सतवीर। आपका यही सवाल लेकर के चलते हूँ मैं अरविंद जी के पास। अरविंद जी, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम एक बार फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर चला देते हैं, यहाँ पे आपको बता भी देते हैं क्या लिखा है उन्होंने। सीधा सवाल कर रहे हैं कि स्कूलों में जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं,
क्या मुख्यमंत्री ने जाकर के समीक्षा की? आप मुझे बता दीजिए, जो गाइडलाइंस थी उनका पालन हो रहा था या नहीं हो रहा था? क्या इंस्पेक्शन इसका लगातार किया जा रहा था? और अगर हाँ किया जा रहा था तो कैसे हरियाणा के स्कूलों में इस तरीके से कोरोना फैल गया? देखिए पूजा जी, जो जिस एक घटना की आप बात कर रहे हैं रेवाड़ी की, ऐसा नहीं है कि सभी जगह इस तरह के केसेस हैं। अगर एक जगह कहीं ऐसा हुआ है तो सरकार अपने तरफ से जांच कर रही है कि वहाँ ऐसी क्या कमी सर, रही, स्कूलों क्या में कोरोना हमारे के केसेस सामने आए हैं, क्या जींद में हमारे भी आए स्कूल हैं। प्रशासन की कोई कमी थी, या क्योंकि कोरोना जरूरी नहीं है कि उन्हें स्कूल से हुआ हो सकता है उन्हें अपने घरों से हुआ हो, या रास्ते में कहीं हुआ हो, किसी पड़ोसी से हुआ हो, या उनके अपने घर वाले जो पापा हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मम्मी हैं, वो कहीं काम पे जाते हों, वहां से हुआ हो। तो ये एक जांच का विषय है जिस पे प्रशासन जांच कर रहा है। परंतु अब ये कहना कि सिर्फ घर में रोक दिया जाए, ये समाधान अब नजर नहीं आता, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है पूजा जी, हम सबको स्वीकार करना होगा। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, वो समझते हैं इस बात को कि कोरोना का चाहे इसके जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसका चाहे लास्ट ट्रायल ही क्यों ना हो, परंतु आज भी पूरी दुनिया में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये वैक्सीन कब तक आ जाएगी। अब मान लीजिए इसको आने में 6 महीने, साल या और उससे भी ज्यादा समय लग गया तो क्या होगा? नहीं तो अरविंद जी, इससे मुझे तो हमें बताइए, लड़ना होगा। प्रधानमंत्री हाँ। तो खुद इस बात पर जोर दे रहे थे कि जान है तो जहान है, और बच्चा चाहे पहली कक्षा का हो, दूसरी कक्षा का हो, 9वीं का हो या 12वीं का हो, बच्चों की जिंदगी के साथ तो रिस्क नहीं लिया जा सकता ना। और मैंने कितने पेरेंट्स को खुद ये कहते हुए सुना है, अरविंद जी, मैंने कितने पेरेंट्स को खुद ये कहते हुए सुना है कि अगर एक साल हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उस पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, हमें हमारे बच्चे की जान की चिंता है। और वहीं ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, वो घर पे बैठ के कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझ पाते हैं, ऐसे भी पेरेंट हैं। फिर आप ये देखिए कि जिन बच्चों की क्लासेस अलाउ की गई हैं वो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, वो बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं। और इस एज के जो बच्चों की इम्यूनिटी पावर, किसी को कोई बीमारी हो तो मैं नहीं कहूंगा, जनरली आपसे पूजा जी और हमसे भी अच्छी होती है इस एज में। ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटे बच्चों के साथ या बुजुर्ग लोगों के साथ जरूर है दिक्कत, परंतु इस एज में क्योंकि 13-14 साल से ऊपर का बच्चा होता है जो 9th में है, इससे कम का नहीं होता, तो उनकी इम्यूनिटी डाउन नहीं होती। रही बात बीमारी की, तो देखिए उसके लिए तो सावधानी हमें खुद भी करनी होगी और अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी ये एक जीवन प्रक्रिया हमें बनानी होगी, उन्हें भी सिखाना होगा। क्योंकि आज ये कोरोना जो महामारी है पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, और उसका अभी तक भी कोई वैक्सीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन पाया। तो मैं वही बात कह रहा था कि कितना समय लग जाए, आप घर नहीं बैठ सकते और आप पेरेंट्स काम पर जाते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पर अरविंद जी कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी कुछ पता नहीं है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हमने स्कूल शुरू किया, लेकिन उन बच्चों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, वो कह रहे हैं। मैडम जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि क्या सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास करती है? जो बच्चों को मौत के काल में भेजने को तत्पर है। माननीय राज्यपाल जी को कोरोना हुआ, वो इलाज कराते हैं फोर्टिस में जाके। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की टांग टूट गई, वो इलाज कराते हैं मैक्स हॉस्पिटल में। माननीय सीएम साहब को कोरोना हुआ, वो इलाज चंडीगढ़ में ना करा के वो कराते हैं मेदांता हॉस्पिटल में। जब इनको खुद पे विश्वास नहीं तो दूसरे के बच्चे को क्यों मारने पर तुले? क्या इनके घर पे बच्चे नहीं है? जगरूप जी, क्या ये हमारा दर्द ये नहीं जगरूप जी, आप पेरेंट एसोसिएशन के हेड हैं। जगरूप जी, एक बात मैं समझना चाहती हूँ, आपको ही मौका दिया जाएगा। जगरूप जी, आप ही से सवाल है, आप ही को मौका दिया जाएगा। मुझे एक बात ध्यान में आ रही है, मैं वो भी चाहूंगी समझना। अच्छा, अरविंद जी कह रहे हैं कि पेरेंट्स ऐसे भी थे जो चाहते थे कि बच्चों को अब स्कूल खोल दिए जाएं क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई इतनी असरदार नहीं होती है। आप पेरेंट्स एसोसिएशन के हेड हैं, आपकी मीटिंग्स भी होती होंगी, बातचीत होती होगी पेरेंट्स के साथ। क्या उनका वाकई यही मानना है कि बच्चे की जान से ऊपर पढ़ाई है, पहले पढ़ाई होगी? पूजा जी, इन्होंने क्या किया, एक आदेश निकाला था पीछे कि एक मीटिंग बुलाओ जिसमें कुछ पेरेंट्स हो, कुछ स्कूल प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन हो, कुछ सरकारी स्कूल की जो टीचरों की एसोसिएशन हो, उनकी मिल बैठ कर उनसे लिखवा के लो। अब वहाँ पे जब हमारे कैथल में मीटिंग हुई तो 99% जिसमें प्राइवेट स्कूल भी थे, सबने कहा कि इसको 0 सेशन करो, कोई शैक्षणिक स्तर ना चलाया जाए जी। लेकिन उसके बाद भी स्कूलों को खोलने का काम किया गया।
अब वो 1% में कौन है इस सरकार का, हमें ये समझ में नहीं आई। वो भारद्वाज जी को ज्यादा पता हो। ठीक है, चलती हूँ मैं अरविंद भारद्वाज जी के पास, इसका भी जवाब मैं लूंगी। लेकिन अनुराग धारीवाल जी, अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन तो अब तक आई नहीं है। कब तक इस तरीके से ब्रेक लगी रहेगी? क्या स्कूलों को फिर से बंद कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए सरकार को, आपको क्या लगता है? इसमें कुल मिलाकर देखिए, कोरोना बिल्कुल सही बात है, कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है। और दूसरी भारद्वाज जी ये बात भी सही है कि अब दुनिया के अंदर इसका डर, मैं डर की बात नहीं कर रहा, मैं जागरूकता की बात कर रहा हूँ। अभी दिवाली या त्योहार आए थे और आपने खुद देखा बाजारों में कितनी भीड़ थी। बिल्कुल। तीसरी बात जो यहाँ पर इन्होंने बच्चों की बताई, तो वास्तव में तो अभी स्कूलों में इतने टेस्ट हुए ही नहीं है। जब वास्तव में बच्चों के टेस्ट होने शुरू होंगे तो भारी संख्या में बच्चे निकलेंगे कोरोना पॉजिटिव, आप देखना। तो उसका तरीका एक ही है कि भाई किसी भी प्रकार से सिर्फ रेगुलर क्लास ना हो, परामर्श के लिए कुछ बच्चे, परामर्श के लिए जहां उनको सिर्फ टेक्निकली कोई दिक्कत है, सिर्फ वो बच्चा है, किसी बच्चे को या पेरेंट्स को बाध्य ना किया जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। जी जी, सिर्फ परामर्श के लिए यदि पूरे स्कूल में 100 बच्चे हैं और एक ऐसा सिस्टम SOP बनाया जाए कि भाई दिन में स्कूल में से 10 या 20 से ऊपर बच्चे नहीं आएंगे और वो स्पेशल अपने टॉपिक क्लियर करने आएंगे, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। दैट्स ऑल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सतवीर जी, आपने त्योहारों का जिक्र किया था, मुझे एक बात बताइए, हम देखते हैं जगह जगह पर जब सरकार को अपनी सफलताओं का बखान करना होता है तो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, होर्डिंग्स होती हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की तो ये लापरवाही रही है त्योहारी सीजन में? जब त्योहारों का मौका था तब लोग बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बाजारों में भीड़ देखी गई, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कमी रही लोगों को जागरूक करने में? बिल्कुल। अगर लोग जागरूक नहीं है तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती, ना सरकार बच सकती है, ना ही पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव MLA या प्रतिनिधि बच सकते हैं। उनका काम है लोगों को जागरूक करना। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अगर हेलमेट नहीं पहना जाता हरियाणा में और चंडीगढ़ दिल्ली में ज्यादा पहना जाता है तो उसका क्रेडिट सरकार ले लेती है कि सरकार ने अवेयरनेस की या सरकार ने चलान किए। ऐसे ही अगर सीट बेल्ट लोग नहीं पहनते, सीट बेल्ट और जो हेलमेट है वो भी लोगों की सुरक्षा के लिए है, इसी प्रकार मास्क भी लोगों की सुरक्षा के लिए है। तो लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को मोटिवेट करना ये सरकार का काम है, जागरूक करना सरकार का काम है। सरकार ये नहीं कह सकती कि हम इससे पल्ला झाड़ लें, ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं चाहता लोग डरें, खौफ पैदा हो, ये हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर प्रिकॉशन ली जाएं, डिस्टेंसिंग हो, बार बार हाथ धोए जाएं और मास्क पहना जाए। इसी प्रकार मैं इसके हक में भी नहीं हूँ कि स्कूल बंद रखे जाएं। आप चाहे स्कूल 1/4 खोलो, चाहे 1/3 खोलो, चाहे 3-3 घंटे करके खोलो, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी हो, स्कूल खुल जाए। क्योंकि वो स्टेज खत्म हो गई है कि अब लोग घरों में बैठे रहेंगे। जैसे फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन में लोग घरों में बैठे थे और एक मोटी बात है देखने की, जब प्रधानमंत्री फर्स्ट लॉकडाउन या सेकंड लॉकडाउन डिक्लेयर कर रहे थे उनके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था, लेकिन आज किसी भी राजनेता के पास खौफ नहीं नजर आता। एक कहावत लोग कहते हैं, यूपी के बारे में अभी बात हो रही थी मेरी, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के जब पिताजी की डेथ हुई तो वो क्रिमेशन पर नहीं गए, जबकि उस टाइम केस बहुत कम थे यूपी में। और अब जब केस उससे बहुत ज्यादा है, वो पटना में और बिहार में कन्वेंसिंग करने जा रहे हैं। तो ठीक है, वो चाहे राजनीतिक मजबूरी है, चाहे वो जरूरी समझते हैं, अलग बात है, लेकिन उससे मैसेज गलत जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर सतवीर जी, यानी कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ राजनेताओं ने, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को एक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, राजनेता क्या कर रहे हैं वो मैसेज डायरेक्टली जनता तक पहुंचता है, तो उन्होंने भी कोरोना को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। कम से कम पब्लिक अपीयरेंस में उनको हल्के में नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मीटिंग हो रही है, कोई भी मीटिंग हो रही है, वहाँ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेज के ऊपर 4 लोग बैठे हैं वो 2 फुट की दूरी पर भी नहीं बैठते, 6 फुट तो अलग बात है। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रॉडकास्ट हो रही है, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, तभी मैसेज आगे जाएगा। अरविंद जी, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आखिरी कमेंट मैं आप ही से चाहूंगी। मुझे बता दीजिए कि जब कुछ अच्छा काम होता है तो सरकार अपनी सफलताओं का बखान करती है, गिनवाती है कि हमने ऐसा किया और इसका रिजल्ट ये रहा,
लेकिन जब कुछ अच्छा नहीं होता है, जब कुछ बुरा देखने को मिलता है, उस वक्त उसको भी सरकार अपनी जिम्मेदारी पर क्यों नहीं लेती है। स्कूलों में कोरोना जिस तरीके से फैल गया, और अगर बात की जाए हरियाणा में अभी बड़ौदा उपचुनाव हुए, उसमें हमने देखा रैलियां की गई, रैलियों में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं थी। और हरियाणा में अगर कोरोना की स्थिति अब जिस तरीके से देखी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार की चूक रही है क्या? नहीं पूजा जी, देखिए ये जागरूकता का मामला है। ये जो बीमारी से जुड़ा हुआ है ये टोटली जागरूकता का है। सर कौन करेगा जागरूक? अवेयर होना पड़ेगा। नहीं, सरकार करेगी और कौन करेगा। सरकार ने चालान भी किए हैं बिना मास्क यूज करने वाले लोगों के। मैं आज आंकड़े पढ़ रहा था। भारद्वाज जी बता देंगे कितने चालान किए आपने राजनेताओं के? बताइए सर। डिप्टी सीएम के ऊपर कितना फाइन किया गया? वो किसी कार्यक्रम में मास्क नहीं लगाए हुए थे। नहीं, क्यों नहीं यूज करते आप? सार्वजनिक कार्यक्रमों में सब जगह उनका मास्क होता है। आप कितने एमएलओ के, बता तो रहा हूँ, कितने आपके सार्वजनिक कार्यक्रमों में सभी यूज करते हैं। मुख्यमंत्री के कितने, मुख्यमंत्री के कितने? अरे भाई साहब सुनिए ना, मैं जवाब दे बताइए ना जी। आप खुद मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और भी जो मंत्री हैं सरकार के, सार्वजनिक जितने भी कार्यक्रमों में आते हैं वो सब मास्क यूज करते हैं। सर मास्क तो ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ पर थी? अरविंद जी, 2 गज की दूरी सबसे जरूरी। आप सिर्फ आम आदमी की जेब काटने का भारद्वाज जी जागरूक कर सकती है, कहीं पे कोई निकलने पर सख्ती कर सकती है, परंतु लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। ये हमारे नहीं अरविंद जी, मुझे ये बता दीजिए, जो नारा लगातार दिया जा रहा था 2 गज की दूरी सबसे जरूरी, कहाँ गया वो नारा? कहाँ दिखा उसका असर? रैलियां तो की ना आपने? वो चुनाव था, चुनाव में जिस तरह से चुनाव में कोरोना खत्म हो गया था क्या सर? मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे। ट्रैक्टर रैलियां बीजेपी निकलवा रही थी। नहीं, चुनाव में तो एक ट्रैक्टर पर 5-5 आदमी बैठे थे। सर चुनाव के समय कोरोना ने ब्रेक ले लिया था क्या? वो शायद खत्म हो गया था उन दिनों में, या थोड़े दिन की राहत कोरोना ने दे दी थी चुनाव के समय आपको? देखिए मैडम, सभी ने कोरोना के नियमों को पालन किया, और अगर नहीं किया है और कोई नहीं कर रहा है तो वो उसको भुगत रहा है। माननीय आज अगर मुझे कोरोना हो रहा है, आज अगर मुझे कोरोना होता है तो उसके जिम्मेवार मैं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री को कोरोना क्यों हुआ? नहीं जगरूप जी, देखिए मुख्यमंत्री को कोरोना क्यों हुआ ये एक अलग बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे केवल उन्हीं लोगों को कोरोना हुआ, ऐसा नहीं है। इनके मुंह पे मास्क सरकार थोड़ी चिपकाएगी। आप अपने आप मास्क यूज कीजिए ना। इतनी समझ तो हमें होनी चाहिए ना कि हमारा कोरोना किसको होगा। अगर लापरवाही आप बरतेंगे तो कोरोना किसको होगा? पड़ोसी को नहीं होगा, आपको जनाब। सिर्फ दूसरों के ऊपर डालने की बात नहीं बनेगी। सरकार आपके मुंह पे आकर मास्क नहीं लगा। चलिए ठीक है, मास्क आपको खुद लगाना पड़ेगा। जब नियमों का पालन नहीं करते कोरोना क्यों काटते हो? किसी को देखकर नहीं होगा, कोरोना किसी को भी हो सकता है। अगर कोई भी लापरवाही को बरतेगा, कोरोना किसी को भी हो सकता है। कोरोना कोई वर्ग, जाति, राजनेता या आम व्यक्ति को नहीं देखेगा। कोरोना किसी को भी हो सकता है, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोरोना का खौफ जिस कदर लगातार बढ़ रहा है, राजनेताओं की राजनीति लगातार इस मसले पर चलती रहेगी, लेकिन हम अपने परिवार के लिए कितने जरूरी हैं और हमारा परिवार हमारे लिए कितना जरूरी है, ये आप और हम बेहतर तरीके से समझते हैं। इसी के साथ खबर फास्ट की आपसे यही अपील, अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ख्याल रखें। मेरे साथ बड़े मुद्दे में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे कुछ देर के लिए, बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।